हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। चलिए, आज बड़े लंबे समय के बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है और आज हम नए चैप्टर के साथ और नया आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी, उसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। प्यारे बच्चों, मैंने इस चैप्टर के अंतर्गत इसको बाइलिंगुअल करने का प्रयास किया है। मैं आपको जो कीवर्ड्स इंग्लिश में समझाऊंगा वो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, उनके अनुसार मैंने इस चैप्टर को बाइलिंगुअल किया है। तो और मैंने उस पूरे चैप्टर को पूरे जो उसके अंतर्गत जितने भी हमारे मेन हेडिंग है, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, मैंने उस चैप्टर को इन कीवर्ड्स में कंपाइलेशन करने का प्रयास किया है। तो अगर समझ लीजिएगा कि मैंने अगर ये आपके समक्ष ये सारे कीवर्ड्स एक्सप्लेन किए तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे सौर मंडल। तो सौर मंडल आप सभी सूरज से तो सभी परिचित हैं। तो सूरज और उसके चारों तरफ घूमने वाले, उसका राउंड सर्कल, उसके राउंड सर्कल में घूमने वाले सभी 8 ग्रह और सूरज को मिलाकर के हम सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, सूरज और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रहों को मिलाकर के हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सौरमंडल के अंतर्गत हम 8 ग्रह, हमारे 8 प्लेनेट कौन कौन से हैं, वो उन 8 प्लेनेट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। एक तो मरकरी पढ़ेंगे जिसको बुध, और वीनस शुक्र, एक अर्थ पृथ्वी, उसके बाद हमारा मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे 8 प्लेनेट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना ये चाहिए कि प्लेनेट किसे कहा जाता है। हमारा सूरज है, सूरज की ओर जो आपके फिक्स सर्कल में घूमेंगे, फिक्स कक्षा में घूमेंगे, उसको कहा जाता है ग्रह। ठीक, और उन ग्रह को भी कुछ पिंड चक्कर लगाते हैं, उनको कहा जाता है उपग्रह। तो आपको ये बात प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आई होगी कि जो सूरज का चक्कर लगाएंगे उनको वो कहा जाता है ग्रह और या प्लेनेट, और जो उन प्लेनेट का चक्कर लगाएंगे उनको कहा जाता है सैटेलाइट या उपग्रह। ठीक है, तो हम आगे वो बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जो हम इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा सूर्य। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तारा की खासियत क्या होती है? देखिए, इसमें तारों में अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है, ये ग्रह से काफी बड़े होते हैं। ठीक है, तो तारे के बारे में आप इतनी चीजें याद रखोगे। तारा में अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है, और ये ग्रहों की अपेक्षा काफी बड़े होते हैं। ठीक है, सूरज हमारी पृथ्वी से काफी गुना बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र सूर्य यही है, इसकी अपेक्षा ब्रह्मांड में कई बड़े बड़े सूर्य हैं जो जिनके समक्ष ये हमारा सूर्य भी कुछ भी नजर नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम, और एक चीज और देखो, जो सूरज है, आपको पता है कि हम नॉर्मली अगर पानी को उबालें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लग जाता है। इस सूर्य का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। कितना? 1.5 करोड़। और इस सूर्य की अपेक्षा बहुत सारे सूरज भी हैं जो इससे काफी बड़े हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह के बारे में, जिसको कहा जाता है मरकरी, जो बुध है। बुध हमारे प्लेनेट का सबसे नजदीकी ग्रह है, और ये ऐसा ग्रह जो सबसे शीघ्र सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य का चक्कर सबसे पहले बुध लगाता है। ठीक है, बुध के बाद हमारा सेकंड प्लेनेट आता है शुक्र, वीनस। शुक्र की खासियत यह है कि इसको गर्म ग्रह कहा जाता है, और इसको सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार या भोर का तारा या प्रभात का तारा, इसको अन्य नामों से जाना जाता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, और उसके बाद आइए आगे, हमारा नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो है पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी हमारे 8 ग्रहों में, इस सौरमंडल परिवार में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अन्य किसी भी ग्रह पर अभी तक जीवन संभव नहीं हो पाया है, और जबकि वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं। इसके 2/3 भाग पर जल है। 2/3 भाग का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, अगर 3 भाग इस पूरी पृथ्वी के कर दिए जाएं तो उसमें से 2 भाग पर पानी है और 1 भाग पर सिर्फ स्थल मंडल है और 2 भाग पर जल मंडल है। बात समझ में आई आपको? आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। और इसकी एक और खासियत, इसको अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। और इस अधिक अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं ना। यहाँ पे देखिए, ना ज्यादा ठंड पड़ती है, ना अधिक गर्मी पड़ती है, और यहाँ पर रहने के अनुकूल बराबर परिस्थितियां हैं। ठीक है,
और इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की अंतरिक्ष से देखने पर पानी की अधिक मात्रा के कारण ये नीला दिखाई देता है। पृथ्वी के बारे में आपने इतना जाना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्लेनेट मंगल। मार्स क्या है? मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपने आयरन देखा होगा। आयरन आयरन को अगर नमी की जगह छोड़ दो तो कुछ समय पश्चात उस पर एक जंक जैसा लाल रंग का एक पदार्थ जम जाता है, जिसको हम क्या कहा जाता है, जंक कहते हैं उसको। वो आयरन ऑक्साइड ही होता है। तो इस मंगल पर क्या है कि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा हालांकि बहुत कम है, लेकिन वहां पे अधिक मात्रा में हुआ क्या है कि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, तो उसकी सतह लाल हो गई है, जिसके कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, और हाँ मंगल में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसको बोलते हैं ओलंपस मेसी या मेसी ओलंपस। उसको वहां पे इसकी ऊंचाई इतनी है कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, उसकी अपेक्षा इसकी ऊंचाई लगभग 3 गुना है। ये जो यहाँ पर मंगल ग्रह पर वो पर्वत है, ठीक है, जिसका नाम है ओलंपस मेसी। ठीक है, सेकंड है हमारा बृहस्पति। देखिए, और मैं आपको जानकारी की, ये जो मैं आपको प्लेनेट को बता रहा हूं, ये मैं उसकी दूरी के क्रम में बता रहा हूं। आप इसकी दूरी को एज इट इज ऐसे याद भी कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट हमारा आपका मरकरी है, सेकंड शुक्र वीनस है, थर्ड आपका अर्थ पृथ्वी है, फोर्थ आपका मार्स मंगल है, 5 आपका जुपिटर आपका जुपिटर बृहस्पति है। तो हम बृहस्पति के बारे में बात कर रहे थे। माय डियर, बृहस्पति हमारे सभी प्लेनेट में 5वें नंबर पे आता है दूरी के क्रम में, और सबसे बड़ा प्लेनेट है कौन? बृहस्पति। ठीक है, इसके बारे में आप इतनी जानकारी रखेंगे। उसके बाद हमारा आता है सैटर्न, शनि। देखिए, शनि जो हमारा प्लेनेट है, इसके चारों तरफ रिंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिंग। और रिंग 7 रिंग पाए जाते हैं, इसमें बले हैं इसके तरफ चारों तरफ लिपटे हुए, जिसके कारण बहुत आकर्षक भी लगता है शनि। आपने कभी किसी नाटक में देखा होगा कि जब शनि ग्रह को दिखाया जाता है तो उसके तरफ चारों तरफ घूमते हुए कुछ सर्कल आपने देखे होंगे। ठीक है, तो शनि के बारे में आप इतनी चीजें याद रखोगे कि इसके चारों तरफ भले पाए जाते हैं, जो 7 भले हैं। ठीक है, ये 6 नंबर का हमारा प्लेनेट है। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है हमारा अरुण, जिसको बोलता है यूरेनस। माय डियर, यूरेनस इस प्लेनेट की खासियत यह है कि हमारे यहाँ सूरज पूरब से उगता है पृथ्वी पर, और पश्चिम में वेस्ट में सेट होता है, छिपता है। लेकिन यहाँ पे यूरेनस पर सूरज जो है वो उगेगा पश्चिम से, वेस्ट से, और सेट होगा, छिपेगा ईस्ट में, पूरब में। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से अरुण पर सूरज उगता है पश्चिम से और छिपता है पूरब में। ठीक है, और उसके बाद यह हमारा वरुण है। वरुण और जो अरुण, यूरेनस और नेपच्यून है, इन दोनों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया होगा। इन सभी आपको प्लेनेट के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। प्यारे बच्चों, एक चीज और याद रखना कि इन 8 प्लेनेट के अलावा हमारे पास एक प्लेनेट और था, जिसका नाम था यम या प्लूटो। वो 24 अगस्त 2006 को एक हमारा कंट्री है, चेक गणराज्य, जिसकी कैपिटल है प्राग, वहां पे कभी वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ था। तो उस सम्मेलन के दौरान उन्होंने कुछ डेफिनेशन निर्धारित की एक प्लेनेट की। तो उस डेफिनेशन को वो प्लेनेट उस दायरे के अंतर्गत, उस डेफिनेशन के अंतर्गत, उस दायरे के अंतर्गत नहीं आ पाया, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जिसका नाम यम प्लूटो था, वो ग्रह की श्रेणी में नहीं है। हमारे पास हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको ये सभी 8 ग्रह और आपको सूरज के बारे में इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आता है हमारे पास क्षुद्र ग्रह, जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड। तो ये एस्टेरॉइड क्या होता है? प्यारे बच्चों, जो हमारे पास ये 8 ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, इनमें जब हम इनकी दूरी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारे पास मार्स मंगल है और जुपिटर बृहस्पति है, मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट पाई जाती है, जहां पे असंख्य मात्रा में प्लेनेट सर्कल अवस्था में घूम रहे हैं इनके मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जो मंगल, मार्स और जुपिटर के बीच सर्कल अवस्था में घूम रहे हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या में है। ठीक है, तो इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब ये क्या होता है? मेटेरॉइड। देखिए, मेटेरॉइड क्या होता है? आपको पता है कि अंतरिक्ष में असंख्य पिंड घूम रहे हैं। तो अंतरिक्ष में घूमते हुए ये पिंड घूमते तो हैं, लेकिन कई बार इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पे गिरने की हो जाती है।
जब ये पृथ्वी की ओर इतनी तेज गति से गिरते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है, तो इतनी तीव्र गति से जल जाते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह जल नहीं पाते हैं तो ये पृथ्वी पे आकर के गिरते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पे महाखड्ड या गहरे गड्ढे का निर्माण होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पे लोनार झील बनी हुई है। ठीक है, वो इसी उल्कापिंड के कारण बनी हुई है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको उल्कापिंड भी समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कक्षा, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होती है प्यारे बच्चों? देखिए, मैंने आपको बताया कि सूरज के चारों तरफ जो घूम रहे हैं, घूमने वाले जो पिंड है उनको ग्रह कहा जाता है। तो वो जब घूमते हैं फिक्स कक्षा में घूमते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। तो फिक्स सर्कल बनाते हुए घूमेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं ऑर्बिट या कक्षा आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है आपकी भूभाग, जिसको बोलते हैं जियोइड। हम प्यारे बच्चों ये समझते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जनरली हमें ये मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूर्णतः गलत है। पृथ्वी ऐसे सर्कल अवस्था में हम देखते हैं, लेकिन ये ऊपर मतलब ध्रुव जिसको कहते हैं पोलर, ये ऊपरी पोलर और साउथ मतलब नॉर्थ पोलर और साउथ पोलर में क्या है, ये थोड़ी चपटी है, दबी हुई है, जिसके कारण इसको जियोइड नाम दिया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। भूभाग किसे कहा जाता है? कि पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थोड़ा नीचे दबे होने के कारण इसको जियोइड या भूभाग कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं मून, चंद्रमा। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि चंद्रमा क्या होता है, सॉरी चंद्रमा नहीं, प्लैनेट के बारे में बताया। तो प्लैनेट तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैंने आपको प्लैनेट के साथ साथ सैटेलाइट भी बताया, उपग्रह क्या होते हैं। तो जो उन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। तो आपको पता है चंद्रमा किसका उपग्रह? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा का अगर आप अध्ययन करते हो तो उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। तो चंद्रमा की खासियत क्या है? ये पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना? 1/4। अगर आप ऐसे मान लीजिए कि अगर पृथ्वी का व्यास 4 मीटर है तो इसका व्यास 1 मीटर होगा। ठीक, ऐसा समझ लीजिए। तो और क्या इसके बारे में जानते हैं? आपको पता है कि चंद्रमा, अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तारों में अपना प्रकाश, अपनी उष्मा होती है, अपनी एनर्जी होती है, और ये ग्रहों की अपेक्षा काफी बड़े होते हैं। तो ये तो मैंने ग्रह और तारों में अंतर स्पष्ट कर दिया था। तो आपको पता है कि चंद्रमा रात में चमकता है, तो ऐसा मत समझना कि वो चंद्रमा का प्रकाश होता है। नहीं, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता माय डियर, मून में अपना प्रकाश नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है पृथ्वी घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, हमारी पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हमको कभी ये चीजें आभास नहीं होती हैं। अच्छा, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हमको ये चीजें आभास क्यों नहीं होती हैं। प्यारे बच्चों, जब पृथ्वी घूमती है ना, वो इतनी स्पीड में घूमती है कि हमको आभास नहीं होता। क्यों नहीं होता है? उसका कारण यह है कि हमारा जो शरीर किसी गतिमान वस्तु को, अगर कोई वस्तु चलायमान है या चल रही है, तो हमारा शरीर उसको महसूस तब करता है जब वो असमान अवस्था में चल रही हो। जैसे मान लीजिए हम आप ट्रेन में बैठिए, ट्रेन में अगर बैठे हुए अगर आपको झटका नहीं लगेगा तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है। कभी आपने ये चीजें ऑब्जर्व की होंगी। या आप कभी फ्लाइट में बैठिए, तो फ्लाइट जब उड़ान भरेगी तो फ्लाइट में बैठे हुए किसी भी यात्री को ये लगता ही नहीं है कि ये फ्लाइट उड़ रही है। बस उसको पता है कि हम फ्लाइट में बैठे हैं और ये उड़ रही है, लेकिन वैसे उसको पता नहीं लगता है। तो हम पता कैसे लगाते हैं? हमारा जब शरीर किसी असमान अवस्था को ऑब्जर्व करता है तो वो बताता है कि वो चीज चल रही है कि घूम रही है, ना तो ऐसे ऑब्जर्व नहीं करता है। क्योंकि आपको पता है हमारी पृथ्वी 1610 किलोमीटर 1610 या आप रफली मान सकते हैं इसको 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रही है, तो जिसके कारण हमको उसकी गति का आभास नहीं होता है। हाँ, अगर कोई भी चीज आप किसी में भी बैठिए, अगर उसमें कभी हमको झटके लग रहे हैं या शोक लग रहे हैं, तब हम पता चलता है कि ये चीज चल रही है, ना तो हम उस चीज का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं आपको चंद्रमा के बारे में बता दिया कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। व्यास का मतलब आप समझ लीजिए व्यास होता क्या है। आप मैथ के बच्चों जानते भी होंगे कि अगर मान लीजिए मैंने कोई सर्कल बनाया और ये सर्कल मान लीजिए मैंने कोई लाइन खींची और इसी लाइन के ऊपर से पूरा सर्कल बनाया, ठीक, इस लाइन के एक छोर से दूसरे छोर पे जाइए और उसको एक छोर को सर्कल करके घुमा दीजिए, तो इसको 2 बराबर भागों में ये लाइन बांट रही है, इसी को व्यास कहा जाता है।
ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैंने कहा कि इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब ये हुआ कि अगर इसको आप 4 बराबर भागों में डिवाइड कीजिए तो मान लीजिए 1 2 3 और 4, तो समझ लीजिए ये चंद्रमा इतना बड़ा होगा, आप ऐसा समझ लीजिए 1/4 का मतलब। ठीक, आशा करता हूं ये बात भी आपको अच्छे समझ में आई होगी कि डायमीटर या व्यास क्या होता है। तो चंद्रमा भी आपको समझ में आया। अब उसके बाद पढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम आकाशगंगा, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? देखिए ब्रह्मांड में, इस अंतरिक्ष में असंख्य मात्रा में क्या है, तारे हैं। और जब आप उन तारों को दूर से देखेंगे तो आपको, या आप ऐसे तो आपको बिखरे हुए दिखेंगे, लेकिन अगर आपको देखना है ना गैलेक्सी, उसके माध्यम से देखिए, बाइनोक्यूलर के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से, जो बड़े बड़े साइंटिस्टों के पास होती है, तो वो उन्होंने जब देखा तो वो पूरा जो तारे थे वो उनको ऐसे दिखाई दिए जैसे बहती हुई नदी हो, तो उसी के बेस पे उसको आकाशगंगा नाम दिया गया। ठीक है, तो ये आपको गैलेक्सी समझ में आई होगी। और वैसे आपको गैलेक्सी का मतलब समझ में आ गया होगा कि असंख्य तारों का समूह होता है आकाशगंगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे हमारा सूर्य है और उसके 8 ग्रह हैं, ऐसे आकाशगंगा में कितने सौरमंडल होंगे, कितने, असंख्य मात्रा में। बात समझ में आ गई। और इन्हीं से मिलकर के, फिर इन आकाश गंगाओं से मिलकर के पूरा क्लस्टर बनता है, सुपर क्लस्टर बनता है। बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर के सुपर क्लस्टर बनाती हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद आया यूनिवर्स या ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड के अंतर्गत आपके प्लेनेट, ये सन, प्लेनेट, सैटेलाइट और कॉमेट्स, मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड या धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, ये सब इनको मिलाकर के क्या बनता है, पूरा ब्रह्मांड बनता है, जिसके अंतर्गत गैलेक्सी भी वगैरह आ जाती हैं। मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की जो ये आकाशगंगाएं होती हैं, गैलेक्सी होती हैं। आकाशगंगा भी कई प्रकार की होती हैं, कोई एलिप्टिकल होती हैं, कोई स्पाइरल होती हैं, कोई इरेगुलर, ये कई प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये चीजें। तो आशा करता हूं ये सारे आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होती है? पूर्णिमा का मतलब होता है फुल मून। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जिस दिन आपको पूरा चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना उस दिन पूर्णिमा है। और अमावस्या क्या होती है? इसको बोलते हैं न्यू मून। आपने देखा होगा कि कभी कभी चंद्रमा ऐसा दिखाई देता है बिल्कुल काला, और उसके चारों तरफ से वो सनलाइट सी दिखाई देती है, प्रकाश से दिखाई देता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओरा, प्रभा मंडल जो उसके चारों तरफ का होता है, उसको क्या कहा जाता है? अमावस्या या न्यू मून कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं खगोलीय पिंड, जिसको बोलता है सेलेस्टियल बॉडीज। खगोलीय पिंड का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी अंतरिक्ष में पिंड प्राकृतिक रूप से घूम रहे हैं या तैर रहे हैं, वो सब खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अंतरिक्ष में जितने भी पिंड प्राकृतिक रूप से है, ऐसा नहीं है, कुछ तो हम साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट हैं वो भी बना करके अंतरिक्ष में कुछ भेजते हैं, लेकिन हम उनको काउंट नहीं करेंगे। मैंने शब्दों पे ध्यान देना, मैंने बोला प्राकृतिक रूप से जितने भी पिंड अंतरिक्ष में घूम रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। और फिर मैंने आपको स्टार बता दिया कि स्टार क्या होता है। इनमें अपना प्रकाश होता है और अपना प्रकाश होता है। ये ग्रह की अपेक्षा काफी बड़े होते हैं और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एनर्जी उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद आता है आपका नक्षत्र मंडल, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। नक्षत्र मंडल क्या होता है? आप कभी रात में तारों की तब तो देखा ही होगा आपने। और तारों की तब जब देखते हैं तो तारे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। उन्हीं विभिन्न प्रकार की आकृतियों को नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। ठीक है, ओर्सा मेजर या बिग बियर हमारा एक ये नक्षत्र मंडली है, जिसके अंतर्गत सप्तऋषि, मतलब 7 तारों का एक समूह है, जिसको सप्तऋषि कहा जाता है। इनके अंतर्गत मैं आपको बताऊं, ये जो सप्तऋषि बनता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसको अर्सा मेजर बिग बियर कहा जाता है, 7 तारों का समूह होता है। इसकी आकृति कुछ ऐसी है, 1 जैसे 1 2 3 4 और ये 5। और आप उसके पश्चात एक आपका स्टार यहां पे दिखाई देगा और एक स्टार आपको यहां पे दिखाई देगा। मतलब ये उल्टे 5 की तरह दिखाई देता है, ऐसे आया, फिर उसके पश्चात ऐसे आता है। मतलब अगर आप इसको मिलाओगे ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। एक मिनट, सॉरी मैंने ये गलत बना दिया थोड़ा, एक मिनट मैं इसको बता दूं।
ये आपको इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे और उल्टा ऐसे 5 की तरफ दिखाई देगा। मतलब 1 स्टार यहाँ रख दो, सेकंड यहाँ रख दो, थर्ड यहाँ रख दो, फोर्थ आप फोर्थ एक और आप यहाँ पे बना दीजिए, एक यहाँ पे बना दीजिए और एक आएगा आपका यहाँ। ये आपको पता है 3, ये आपके 7 तारे हो गए, ठीक है, ये सप्तऋषि हो गए। और आपका भी एक चीज ध्यान रखना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन, अर्सा मेजर या बिग बेयर या सप्तऋषि, इसी हमारे क्या बोलता है कॉन्स्टलेशन का ही भाग है सप्तऋषि, ठीक है। मतलब ये 7 तारों का एक समूह है। अगर आप कभी यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए सपोर्टेड एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और अगर वो यहाँ से देखे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक आपका आएगा ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं पोल स्टार। इन्हीं सप्तऋषि के सीध में एक स्टार दिखाई देता है, बहुत चमकता हुआ दिखेगा ये आपको, और ये हमेशा आपको नॉर्थ साइड में दिखाई देगा, उत्तर दिशा में दिखाई देगा। इसको बोलते हैं ध्रुव तारा। पहले होता यह था कि जब व्यक्तियों को दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता था तो वो इस दिशा को ज्ञात नहीं कर पाते थे, तो वो क्या करते थे, अगर कहीं उनको जाना भी होता था तो इसके माध्यम से वो पता लगाते थे कि उत्तर दिशा किधर है, क्योंकि ये ध्रुव तारा हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है, एक ही पोजीशन में रहता है। इसको ध्रुव तारा कहा जाता है जो हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, ठीक है। तो आशा करता हूं यह पोल स्टार ये आपको सारा समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे आप स्टार को देखते हो, तारों को देखते हो, तो ये स्टार जो होते हैं रात में तो आपको दिखाई देते हैं, असंख्य मात्रा में, बड़ी मात्रा में टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ट्विंकल ट्विंकल करते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, तो उसका कारण यह है जो हमारे सूर्य का प्रकाश है वो इन सब तारों के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण इनका प्रकाश इनका जो प्रकाश है उसके प्रकाश की अपेक्षा बहुत कमजोर है, तो जिसके कारण वो सारा ढक जाते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण और हमें दिन में दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कभी आप चंद्रमा को भी देखना, मून को देखना, मून हमेशा आपको सूर्य की अपेक्षा नजदीक दिखाई देगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि जो हमारा मून है वो पृथ्वी से उसकी डिस्टेंस औसत 3,84,000 किलोमीटर है समथिंग, ठीक है, 3,84,000, और हमारा जो सूरज है वो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग इस पृथ्वी से दूर है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हमने इन सारे पॉइंटों को कवर किया और आशा करता हूं आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जितने भी टॉपिक मैंने कवर किए और जितना भी मैंने आपको इसके बारे में बताया, अगर कहीं पे कुछ खामी रह गई है तो मुझको बता देना और कमेंट करके मुझको बताना ये आपको कैसा लगा। मैं प्रयास करूंगा आपको जल्दी इसके प्रैक्टिस सेट लाने का। तो और ये बाइलिंगुअल आपको इंग्लिश और हिंदी में कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।